इक्विलिब्रियम होता क्या है? तो केमिकल का यहाँ पे मतलब है केमिकल रिएक्शंस, और इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टेबिलिटी, एक ऐसा स्टेट जिसमें कि हम कोई भी फर्दर ऑब्जर्वेबल चेंजेस नहीं देख पाते हैं जैसे जैसे समय बीतता है, ठीक है। या दूसरी भाषा में समझें तो एक ऐसा स्टेट जिसमें कि कंसंट्रेशंस ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट ओवर द टाइम, ठीक है। जैसा कि हमें पता है केमिकल रिएक्शंस में दो चीज़ होते हैं, एक जो होता है वो होता है रिएक्टेंट्स और दूसरी तरफ होता है हमारा प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो जब प्रोडक्ट्स का जो कंसंट्रेशन होगा और जो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन होगा, जब ये कांस्टेंट हो जाएंगे एक समय बाद, वैसे पोजीशन को, वैसे स्टेट को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स, तो ये होते हैं दो तरह के, एक रिवर्सिबल और दूसरे होंगे इरिवर्सिबल। ऐसे रिएक्शंस जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकते हैं, इन बोथ द डायरेक्शंस, वैसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हों, वैसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। एग्जाम्पल के तौर अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस का एग्जाम्पल देखते हैं तो उसमें एक एग्जाम्पल आता है PCl5 गैसीय स्टेट में, रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल, और ये बनाता है आपका PCl3 गैस प्लस क्लोरीन गैस। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है, तो इसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल। अब देखते हैं इरिवर्सिबल का एक रिएक्शन। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, फिर भी मैं एक लेता हूँ, जैसे कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस स्टेट में, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेन इन एक्वस स्टेट, ये आपका बनाता है सोडियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट, प्लस आपका वाटर। तो ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो दो तरह के रिएक्शंस होगा यहाँ पे और उनके एग्जाम्पल्स। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता क्या है एक्चुअली, तो इससे हम 2 पॉइंट नोट कर सकते हैं। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate of backward reaction। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट हो जाते हैं वो। तो अगर समझा जाए कि व्हाट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड व्हाट इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो जब ए मान लीजिए कि कोई रिएक्टेंट से R1 प्लस R2 और ये बना रहा है आपका P1 प्रोडक्ट प्लस P2 प्रोडक्ट, तो जैसे जैसे R1 R2 घटते जाता है और P1 P2 बढ़ने लगता है, तो क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है इस रिएक्शन की आगे बढ़ने की क्षमता, कैपेसिटी, मतलब P1 और P2 बनाने की जो कैपेसिटी है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब है R1 और R2 बनाने की जो कैपेसिटी है, ठीक है। तो क्या होता है जब रिएक्शन ऐसे आगे बढ़ता जाता है, प्रोसीड करते जाता है, तो P1 और P2 ऑब्वियसली फॉर्म होगा और R1 और R2 घटेगा। तो जैसे ही R1 और R2 घटेगा तो P1 P2 क्या करता है, आपस में पीछे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि अब वापस से ये बढ़ने लगे। तो यही घटना और बढ़ना को बैलेंस करते हुए एक पोजीशन आता है जब इन दोनों का ही कंसंट्रेशंस
कांस्टेंट हो जाता है, वैसे पोजीशन को हम लोग एक्चुअली बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट पेज पे उसे बताता हूँ। तो इक्विलिब्रियम पे होगा क्या, मान लीजिए ये y कोऑर्डिनेट और ये x कोऑर्डिनेट। यहाँ पे अगर आप कंसंट्रेशन ले लेते हैं और यहाँ पे अगर आप इक्विलिब्रियम मानते हैं, तो मान लीजिए रिएक्टेंट्स भरे हुए थे, तो वो क्या होगा, टाइम के साथ घटना चालू करेंगे। और मान लीजिए प्रोडक्ट्स ज़ीरो थे, ऑब्वियसली कंसंट्रेशन उनका ज़ीरो था, तो वो समय के साथ बढ़ने लगेंगे। और एक समय आएगा जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये होता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का ग्राफ। ये होता है रिएक्टेंट्स और ये होता है प्रोडक्ट्स।